हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आरएच फैक्टर संबंधित है, तो आरएच फैक्टर किससे? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैडस्टेनर एवं वीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैडस्टेनर और वीनर ने की थी। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल। नल जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन? नल जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो नल से क्या हुआ? एड्रिनल ग्रंथि जो है क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और रक्त शुद्ध होता है तो रक्त किसमें? विक्र यानी किडनी में शुद्ध होता है। रक्त जो है विक्र यानी किडनी में शुद्धि होता है। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है तो विक्र में होता है। मूत्र का निर्माण यानी विक्र, विक्र यानी किडनी में होता है। तो किडनी का वजन कितना होता है? विक्र किडनी का भार होता है 150 ग्राम का होता है। किडनी कितने ग्राम का होता है? 150 ग्राम का होता है। मानव गुर्दा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी कौन सी होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त देखो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त को किससे नापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ये मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का तंत्र किसने किया था? विलियम ने किया था। किसने? विलियम ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम ने किया था। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। तो देखिए इसका एक तो ये बहुत सीरा और धमनी में हमेशा कंफ्यूज होगा, तो इसमें अपन देखते हैं। देखो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली, तो यहाँ पर स से शरीर है और यहाँ पर भी स से सीरा, यानी शरीर से हृदय की लेवल ले जाएगा तो क्या होगा? सीरा आएगा। शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो क्या आएगा? रक्त सीरा आएगा। ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहलाती है तो सीरा कहलाती है। और हृदय से शरीर जब आएगा ना, तो हृदय से शरीर में जब आएगा ना, तो क्या आता है? ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। देखिए जब शरीर की तरफ आएगा तो क्या आएगा? मनी आएगा। शरीर की तरफ आएगा तो मनी आएगा। हृदय से शरीर में कौन सा आएगा? मनी आएगा। हृदय से शरीर में मनी आएगा। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तो पेसमेकर हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है फ्रेंड्स कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा। मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? के द्वारा होता है। पीत होता है तो पीत पीले रंग का क्षारी द्रव होता है। क्या बोलते हैं? पीत क्या होता है? पीले रंग का क्षारी द्रव होता है। पीत यानी बीले का पीएच मान क्या होता है? तो पीत और बीले का पीएच मान 7.7 होता है। पीत और बीले का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। पीत यानी बीले का पीएच मान। पित्त स्रावित होता है तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। किससे? पित्त यकृत से स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो वो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। एक चीज़ याद रखना है, यकृत में विटामिन ए, यकृत जो है 1 नंबर का रहता है, इसलिए क्या है? इसमें A1 रहता है, इसलिए क्या है? विटामिन ए जो रहता है भविष्य में भंडारित रहता है। भविष्य के लिए क्या रहता है? विटामिन भंडारित रहता है। किसके लिए? विटामिन ए जो है यकृत में विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त बीले जमा होता है पित्ताशय में। पित्त बीले कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त बीले जो है पित्ताशय में जमा होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु से होता है और कुत्ते के काटने से होता है विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी? विस्की ने की थी। विषाणु की व से विषाणु और व से विस्की, तो इवान विस्की ने क्या की थी? विषाणु को खोज की थी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहता है? वायरोलॉजी। व से विषाणु, व से वायरोलॉजी, व से विषाणु और व से वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा। क्या होता है? रानीखेत में वायरस के द्वारा फैल गई। रानीखेत में वायरस के द्वारा फैल गई, तो रानीखेत में बीमारी कौन सी है? वायरस के द्वारा फैल गई। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग कैसे होगा? तो फुट एंड माउथ विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एक चीज याद रखना, कवक देखिए ऐसे माइक जो होता है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर में कवक लगे रहता है ना, कवर। तो क से कवक और क से कवर, तो माइकोलॉजी क्या होता है? कवक। सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। सवाल को हम लोग क्या कर देंगे? फेंक देंगे। इसलिए सवाल को फेंकेंगे तो क्या हो गया था? फाइकोलॉजी हो गया। सवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो स से सवाल और स से सवालों की कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। स से सवाल और स से सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? स से सवाल है और स से सेलुलोज की बनी होती है। स से सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज न्यूएन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? न्यूएन हॉक ने की थी।
तो अब इसमें देखते हैं जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वन। वन तो बैक्टीरिया की वन हाक ने की थी। किसने? वन हाक के किया था। तो क्या हो गया? वन से न्यूवेन हो गया और हाक से हाक हो गया। एंटीन्यूवेन, न्यूवेन हाक ने किया था। ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है तो ठोस में ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में सबसे धीमी होती है। तो ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है ठोस में और गति धीमी होती है तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ेगी। जब ताप बढ़ेगा ना तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। वायु है क्या बोलते हैं? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। वायु किसका उदाहरण है? तो गैसों का गैसों में विलयन है। वायु किसका उदाहरण? गैसों का गैसों में विलयन है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। हवा वाष्प का घनत्व होता है तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 जो है हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 का घात 12 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुणित 10 का घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणित 10 का घात 15 मीटर या 9.46 गुणित 10 का घात 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 का घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणित 10 का घात 15 मीटर होता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। दूरी। दूरी किसका मापक है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर जो है जड़ों का रूपांतरण है। मूली और गाजर क्या है? जड़ों का रूपांतरण है। जड़ किसमें बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुग में क्या होता है? यानी मूली और गाजर। मूली और गाजर में क्या है? जड़ों का रूपांतरण है। मूली और गाजर में क्या है? जड़ों का रूपांतरण है। तनों के रूपांतरण आलू और प्याज। तनों का रूपांतरण कौन सा है? तो आलू और प्याज क्या है? तना है। आलू और प्याज क्या है? तना है। तना है आलू और प्याज। और पीट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी अब ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग बताए तो वर्णनदाता हीमोफीलिया क्या वंशानुगत रोग है? वर्णनदाता और हीमोफीलिया क्या वंशानुगत रोग है? सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनदाता का वर्णन किया गया था तो हेरनर ने किया था। किसने? हे रनर ने। हे रनर देखिए इसको अलग से पढ़ गए तो क्या वर्णदाता? तो वर्णदाता किसकी समझ जाइए? रनर लोग को होता है तो वर्णदाता किसको? रनर। तो हे रनर को हुआ किसने? तो हे रनर ने वर्णन किया था। किसने? 1876 इसमें हे रनर ने वर्णन किया था। एक वर्णदाता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा और लाल रंग को। तो हरा और लाल रंग को क्या करते हैं? ये वर्णदाता जो है हरा और लाल रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जठर रस होता है। जठर रस किसमें होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जठर रस होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो लाइकेन में क्या है? कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। लाइकेन में क्या होते हैं? कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। किसमें? लाइकेन में कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके? छोटी आंत द्वारा किया जाता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन सा है? टाइलिन है। लार में क्या है? पाए जाने वाला एंजाइम से टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टा से टिबिया, टा से टांग। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मनुष्य शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। किसमें? उंगली में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। किसमें? उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम से जो है भोजन के पचाने में सहायक होता है। कौन भोजन के पचाने में एंजाइम से सहायक होता है? एंजाइम्स की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम्स की रचना क्या होती है? अमीनो अम्ल से। एंजाइम्स की रचना होती है पाचन क्रिया में प्रोटीन में बदल देते हैं। अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार के पाचन में अंतिम उत्पादक है तो माल्टोज है। आहार नाल में स्टार के पाचन में अंतिम उत्पादक कौन सा है? माल्टोज है। आहार नाल में स्टार के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। मानव शरीर में अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों में और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस जो दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। भोपाल गैस कांड 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया गया था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड में किसी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग हुआ था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो काला हीरा और काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा किसको, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। यानी काला हीरा कार्बोनेडो को, काला हीरा किसको, कार्बोनेडो को, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं, कहाँ से काला हीरा, कहाँ से कार्बोनेडो, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। किसके, काला शीशा जो है वह ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन से, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। तो नल में क्या होता है, जीवन की रक्षा करते हैं। नल क्या करता है, जीवन की रक्षा करता है पानी देके, इसलिए एड्रिनल क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा, पत्ती है। तो पत्ती का रंग होता है तो क्लोरोफास्ट, हरित लवक के कारण होता है। पत्ती का रंग हरा किस लिए होता है, तो क्लोरोफास्ट हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किस लिए होता है, तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। देखिए इसमें क्या होता है, कैरी ले लेते हैं, पत्ती से क्या होता है, कैरी ले लेते हैं, इसलिए वो पीला हो जाता है। कैरी यानी कैरोटीन हो गया, कैरी यानी कैरोटीन हो गया। अब उसके बाद पर्णहरित क्लोरोफिल, तो पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। तो किसमें, मैगी उपस्थित होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, तो मैगी उपस्थित होता है। क्या, मैगी उपस्थित होता है, इसलिए मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण है। पेड़ व पौधे द्वारा खाने प्रकार करने की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण को क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफाल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लाल प्रकाश सबसे अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में होती है। देखिए लाल क्या होता है, डेंजर होता है, इसलिए सबसे अधिक होता है। प्रकाश की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है, लाल में होती है। लाल डेंजर होता है इसलिए लाल में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल में निकलता है। कैसे निकलता है, उपचयन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन करते हैं। क्या करते हैं, उपचयन करते हैं जल का। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे, उपचयन होता है, जल से निकलता है। किससे, जल से निकलता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास फास्फोगिरेसिक अम्ल। फास्फोगिरेसिक अम्ल क्या है, फास्फोग्लेरिसिक अम्ल, फास्फोग्लेरिसिक अम्ल है। उसके बाद राइजोम पादप में भूमिगत प्राप्त होता है। तो राइजोम जो है वो तना में प्राप्त होता है। राइजोम किस में होता है, तना में प्राप्त होता है। दलहन की जड़ों में पाई जाने वाली जीवाणु क्या होते हैं, तो राइजोबियम है। तो राइजोम जो तना में पाए जाते हैं, लेकिन दलहन की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण किस लिए करते हैं, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा। तो पादप में जल, जल और खनिज, तो ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। तो नी और खनिज, खनिज जो है, तो देखिए जल, नीज जल को क्या है, जाइलम जो है संचलन करता है। जैसे जल हो गया, नीच से खनिज हो गया। तो जल और खनिज क्या है, जाइलम द्वारा। जैसे जाइलम है, जल से जल। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाता है, तो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में क्या है, फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए खाद्य पदार्थ का फ्लो कर देते हैं पौधे में, क्या करते हैं, पौधे के अंगों में खाद्य पदार्थ का फ्लो करते हैं। तो फ्लो क्या होता है, फ्लोएम आ गया। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है, तो आक्जेनोमीटर, आक्जेनोमीटर द्वारा पौधे की तने की वृद्धि नापी जाती है। किसे, आक्जेनोमीटर द्वारा पौधे की तने की वृद्धि नापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने 1998 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। अब लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, देखो जब कोई मरता है तो उसमें क्या फेंकते हैं, लाई फेंकते हैं। तो मरता है तो लाई फेंकते हैं, इसलिए आत्महत्या यानी हत्या ही हुआ समझ जाइए, यानी मर गया आदमी। तो मर गया तो मरने के बाद लाई फेंकेंगे, तो लाई से क्या हो गया, तो लाइसोसोम हो गया। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम की खोज किसने, डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज करके डूब गया वो, इसलिए क्या हो गया, डी डुबे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। किसने, डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किया जाता है, राइबोसोम को किसका है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, सॉरी, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है, राई मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने क्या करती थी, डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। और डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने किया था। तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, लेकिन डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कॉल करके किया था। देखो डीएनए की खोज तो हो गया, लेकिन डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ना कॉल करके किया, तो कारण से क्या हो गया, कार्नबर्ग हो गया।
कार्बन से क्या हो गया, कार्बन हो गया, तो डीएनए संश्लेषण कार्बन। उसके बाद आरएनए और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेक्सिक मॉडल बनाया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेक्सिक मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था, वाटसन एवं क्रिक द्वारा बनाया गया था। डीएनए की इकाई होती है तो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। तो जीन का संश्लेषण हर बार किया जाता है, तो इसलिए हरगोविंद खुराना ने कर दिया था। जीन का संश्लेषण कौन किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुषों एवं स्त्रियों में जीन का संगठन क्या होता है, तो पुरुषों में एक्स वाई मिलने से पुरुष होता है, और वो एक्स डबल एक्स मिलने से महिला होती है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स क्या पाता है, 22 प्लस वाई पाता है, 22 प्लस वाई पा जाता है। ठीक है। बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है, एक्स वाई के द्वारा। और पृथकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से टेस्ट है ना, डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग एंड वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एंड वेस्ट ने जो थी इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन शरीर में किसके, अग्नाशय के द्वारा बनती है। तो इंसुलिन देखो, इंसुलिन में शरीर में बनने के लिए क्या अग्नि की जरूरत होती है, अ से अग्नाशय और अक्ष से अग्नि हो गया यहाँ पर, अग्नाशय और अ से अग्नि। तो इंसुलिन बनने के लिए अग्नि की आवश्यकता हो, इसलिए अग्नाशय द्वारा बनती है इंसुलिन। ब्रैंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नली का रोग है। ब्रैंकाइटिस कौन सा रोग है, ब्रैंकाइटिस कौन सा रोग है, ब्रैंकाइटिस जो है वह श्वास नली का रोग है। ब्रैंकाइटिस कौन सा रोग है, श्वास नली का रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण, तो एंजाइम्स का उदाहरण। पेप्सिन क्या है, एंजाइम्स का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। दूध में क्या है, दूध को हम लोग देखते हैं, कैसे देखेंगे, तो सी सी करके देखेंगे, सी से देखेंगे, तो इसलिए दूध में क्या है, विटामिन नहीं पाया जाता। तो कौन सा विटामिन नहीं पाया, देखने से सी विटामिन नहीं पाया जाता। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन्स क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, मलेरिया रोग के लिए, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया रोग का है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्लीहा तिल्ली जो है मलेरिया से प्रभावित है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। मूत्र का रंग पीला यूक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। मेंढक के हृदय में कितने, 3 भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में भाग तो 3 होते हैं, लेकिन 4 प्रकोष्ठ से बन के बना होता है। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य के हृदय 4 प्रकोष्ठ से बनकर होता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन है। मनुष्य में जल होता है, तो 65 से 80%। मनुष्य में जल कितना होता है, 65 से 80% मनुष्य में जल होता है। मनुष्य का तापमान होता है, तो मनुष्य का तापमान देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया, 37 सेल्सियस हो गया, 310 केल्विन। यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। हाँ, तो चलिए, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या जो 46 होती है, और 23 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े और 46 संख्या होती है। कितने, 23 जोड़े और 46 संख्या होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। सबसे जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा का माइकोप्लाज्मा जो है सबसे जीवित छोटी कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन से, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तंत्रिका तंत्र के रचना के एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क कहते हैं। कोशिका का शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। श्वसन के भीतर कोशिका का केंद्र होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। लिंगी
लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लिंगी कोशिका करने वाले में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए स्पंदकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद का उदाहरण है तो आलू, बंडा, केसर, प्याज और अदरक और हल्दी। आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक और हल्दी। तो स्तंभकंद का उदाहरण कौन सा है? तो स्तंभकंद का उदाहरण है आलू। तो आलू देखिए स्तंभ के समान रहता है ना, एकदम ही आलू स्तंभ के समान रहता है। कहीं तो बड़ा बड़ा आलू देखे होगे तो ऐसे ऐसे स्तंभ के समान रहता है, इसलिए क्या है वो स्तंभकंद है। ठीक है, आलू और बंडा केसर। आलू और बंडा केसर इस स्कंद है। ठीक है, आलू और बंडा केसर क्या है? स्कंद है। उसका धनकंद, धनकंद क्या है? प्याज से धन का रेट बहुत बढ़ गया है, तो प्याज में क्या है, प्याज बीच में क्या हो गया, बहुत बढ़ गया था, तो प्याज को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता, उसके लिए धनकंद है। सलकंद कौन सा है? तो नहीं, धन कौन सा है? बंडा जो है धनकंद है, बंडा केसर धनकंद है। प्याज के लिए क्या है? प्याज के लिए सलकंद है। प्रकंद कौन सा? अदरक और हल्दी का प्रकंद है। अदरक और हल्दी का क्या है? प्रकंद है। अदरक और हल्दी का प्रकंद है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, स्तंभकंद। तो आलू क्या है? स्तंभकंद है। आलू क्या है? स्तंभकंद है। उसके बाद धनकंद, तो बंडा केसर धनकंद है। बंडा केसर क्या है? धनकंद है। बंडा और केसर के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्याज क्या है? तो प्याज दिखने उसके ऊपर वाला भाग में सल टाइप का रहता है, इसलिए निकलते रहता है, इसलिए क्या है? सलकंद है। और प्रकंद कौन सा है? तो हल्दी, अदरक क्या है? प्रकंद है। हल्दी, अदरक क्या है? प्रकंद है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने वाला भाग कौन सा है? तो फल भित्ती है। तो देखते हैं इसमें डबल ए और टी, AA ST, यानी अपन इसको SAAT भी कर सकते हैं, SAAT। तो SAAT का खाने वाला भाग कौन सा है? तो फल भित्ती है। SAAT का खाने वाला भाग कौन सा है? फल भित्ती है। तो एस से हो गया शरीफा हो गया, एस से क्या हो गया? शरीफा हो गया। ए से अमरूद हो गया, ए से अमरूद हो गया, ए से अंगूर हो गया और टी से टमाटर। यानी एस से शरीफा, ए से अंगूर, आ से अमरूद और टी से टमाटर, फल भित्ती। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आम, पपीता और बेर। तो आप बेर खाओ, आप बेर खाओ, आप बेर खाओ। मध्य फल वृत्ति में क्या है? आप बेर खाओ। मध्य फल वृत्ति में क्या है? आप बेर खाओ। तो अ से हो गया आम, प से पपीता और ब से बेर। तो मध्य फल वृत्ति में आप बेर खाएंगे, मध्य फल वृत्ति में क्या करेंगे? आप बेर खाएंगे। आ से आम हो गया, प से पपीता और बे से बेर हो गया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, SAAT किस में हो गया? फल वृत्ति में SAAT हो गया, जिससे शरीफा हो गया, आ से अमरूद, ए से अंगूर और टी से टमाटर हो गया, तो फल वृत्ति हो गया। ठीक है, आम, पपीता, आप बेर खाओ में मध्य फल वृत्ति हो गया। आप बेर खाओ में मध्य फल वृत्ति हो गया। फूल गोभी में क्या होता है? तो फूल, तो देखो फूल गोभी इसके नाम में ही है, तो फूल का क्या बोलते हैं? खाने योग्य भाग, इसका नाम में ही फूल है और यहाँ पर भी पुष्प है, तो पुष्प क्रम इसका खाने वाला भाग कौन सा है? पुष्प क्रम। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुमीन के कारण होता है, तो कुरकुमीन के कारण। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, ट से टमाटर, ला से लाल रंग और ला से लाइकोपेन के कारण होता है। अदरक आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक आलू का खाने योग्य भाग तना है। तो अदरक और आलू का कौन सा भाग खाएंगे हम लोग? अदरक और आलू को तना का भाग को खाएंगे। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन से? तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन से? तो दूध में पाए जाने वाले शर्करा जो है लैक्टोज है। कौन से? लैक्टोज है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा। उसका सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म। देखिए टेप बहुत लंबा होता है ना, तो इसलिए टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है। टेप वर्म क्या है? सबसे लंबा कृमि है। कौन सा? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कहलाती है? मशीन करता है तो अपकेंद्रक बल के कारण काम करता है। देखिए कपड़ा सुखाना और दूध से मक्खन निकालेंगे, तो अपना कपड़ा सुखाएंगे तो कैसे? अप करके सुखाएंगे, और दूध से मक्खन भी निकालेंगे तो ऊपर से ही निकालेंगे ना। तो कपड़ा भी सुखाएंगे तो ऊपर में सुखाएंगे, और ऊपर को क्या बोलते हैं अपन लोग? अप बोलते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं? अप बोलते हैं। इसलिए क्या हो गया? तो कपड़ा सुखाएंगे और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कौन से? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। दूध में क्रीम निकालने से दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 760 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पे होता है और आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 अंश सेल्सियस पे होता है। घनत्व अधिक न्यूनतम 4 अंश सेल्सियस। मूल रंग कहलाते हैं तो RGB जो है मूल रंग कहलाते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू क्या है? वो जो मूल रंग कहलाते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष का निर्माण। तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण के कारण, अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का रंग 7 रंग का होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है, तो बीज का रंग क्या होता है? हरा। तो देखिए हरा रंग अच्छा
होता है, इसलिए कि इंद्रधनुष वाले क्या है, बीच में रख दिए, इसको बीच में रख दिए। प्रकाश का तरंग रंग निश्चित करता है तो तरंग दैर्ध्य निकलता रहता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों में वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पैराग्रेनों की खोज किसने की थी, तो रिटर ने क्या की थी, रीड कर करके पैराग्रेनों की खोज कर दी थी। तो रीड कर करके पैराग्रेनों की खोज की थी, इसलिए रिटर ने क्या की थी, पराबैंगनी किरणों की खोज कर दी थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल है। देखिए लाल में ना जो धैर्य कम होता है, लाल में क्या होता है, धैर्य कम होता है, लाल में धैर्य कम होता है। जबकि गनी में क्या होता है, धैर्य अधिक होता है। गनी नाम के व्यक्ति में धैर्य अधिक है, और जबकि तरंग दैर्ध्य लाल में अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य किस में होता है, तरंग दैर्ध्य जो लाल में बहुत होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है लाल में। जबकि गनी नाम के व्यक्ति में क्या है, तो तरंग धैर्य जो कम होता है, तरंग धैर्य कम होता है। तो सबसे अधिक क्या है, लाल में धैर्य अधिक होता है। लाल में क्या होता है, धैर्य अधिक होता है। लाल में क्या होता है, लाल में धैर्य अधिक है। लाल नाम के व्यक्ति में धैर्य अधिक है, लाला में धैर्य अधिक है, समझ जाइए, और गनी में धैर्य कम है। तो इसलिए लाल का लाल हुआ, और धैर्य का तरंग देखा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 39 अंश सेल्सियस से 78 अंश सेल्सियस के बीच में होता है। 39 अंश सेल्सियस से 78 अंश के बीच में होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, तो अपन देखते हैं। तो प्रकाश की चाल जो है वह प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। किसमें, निर्वात में जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने, रोमर में ज्ञात किया था। निर्वात प्रकाश की चाल में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। किसके, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये जितना प्रकीर्णन वाला रंग वाला आएगा ना, इसका सबका आंसर प्रकीर्णन होगा। जितना रंग वाला आएगा प्रकीर्णन होगा। तारे टिमटिमाते अपवर्तन के कारण, तारे क्या होते हैं, अप करके टिमटिमाते रहते, तो तारे क्या है, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। तो वाह उल्टा वस्तु से छोटा, वाह उल्टा और छोटा। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा छोटा होता है, वास्तविक उल्टा छोटा, उल्टा छोटा याद रखिएगा, वाह उल्टा छोटा, वाह उल्टा छोटा। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वाह उल्टा छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वाह उल्टा छोटा होता है। क्या होता है, वाह उल्टा छोटा, यानी वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कांव सीधा होता है, कांव सीधा होता है, कांव सीधा होता है, कांव के बराबर सीधा होता है। कांव के बराबर क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, कांव के बराबर सीधा होता है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कांव के बराबर सीधा होता है। तो क से क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, व से वस्तु के बराबर हो गया, और सी से सीधा हो गया। कांव सीधा, तो समतल दर्पण पर कांव सीधा होता है। देखिए ये समतल दर्पण है, समझ जाइए, यहाँ पर कांव आया है, कांव यानी कौवा हो गया, तो क से काल्पनिक हो गया, और व से वस्तु के बराबर हो गया, और कौवा क्या होता है, सीधा होता है। कौवा क्या है, सीधा होता है। तो कांव सीधा हो गया, समतल में कांव सीधा हो गया। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। किसी समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत बनेगा। तो दो समांतर दर्पणों के बीच बनी रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। हवा बुलबुला जल के व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भारी व्यवहार करता है। देखिए यहाँ का हवा का बुलबुला है, तो बुलबुला जब उठता है तो आओ होता है, तो अप होता है, तो आ से आओ, आ से अवतल। तो बुलबुला उड़ेगा तो आओ, आओ से अवतल, आओ से अप। विद्युत मिश्रण तांबा टीन और शीशा का बना होता है। ताटी सी टीसी, तांबा टीसी, यानी याद रखिए तांबा टीसी, तांबा टीसी, तांबा टीसी। टी से तीन और सी से शीशा, टी से तीन और सी से शीशा, तांबा टीसी हो गया। फीस तार किसका बना होता है, तो तांबा टीसी का बना होता है। फीस तार जो बना होता है तांबा टीसी का बना होता है। हीटर का टाइम नाइक्रोम का बना होता है, तो हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरी वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। विद्युत बल्ब में भरी वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारा वाष्प और आर्गन, पारा का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। ट्यूबलाइट में भरा जाता है, तो ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है, पारा का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और आर्गन बना होता है। फ्यूज तार बना होता है, टीसी से बना होता है, टीन और शीशा से।
टीन और शीशा से बना होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में तो देखिए यहाँ पर स्थायीकरण और यहाँ पर स्थाई स्थाई था भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी था आ रहा है, तो सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट फोटोग्राफी में स्थायी फिक्सर स्थायीकरण के रूप में सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तेल की दीप बत्ती के ऊपर क्यों होते हैं? किस्तित्व की घटना के कारण होते हैं। किसके कारण? किस्तित्व की घटना के कारण होते हैं। हीरा चमकना तथा मृग मरीचिका का बढ़ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। भूस्थिर ग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर में होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन है। रॉकेट सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र किसके भांति कार्य करता है? तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस के, देखो मानव का नेत्र जो रहता है उत्तम रहता है, मानव का नेत्र जो रहता है उत्तम रहता है, तभी तो देख पाते हैं जी। तो इसलिए मानव का नेत्र क्या है? उत्तम है, इसलिए उत्तम लेंस की भांति काम करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, तो निकट में आओ, निकट में अगर किसी को बुलाओगे तो आओ करके तो बुलाओगे, तो निकट में क्या होगा? तो निकट में आओ, तो मायोपिया, तो निकट में आने के लिए मायो को माँ आओ, माँ को आओ बोलते हैं। निकट में क्या होता है? माँ आओ बोलते हैं। निकट में माँ को आओ बोलते हैं, तो निकट क्या हो गया? निकट में माँ को आओ बोलते हैं, तो माँ से मायोपिया हो गया और आओ से अवतल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी से कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? देखिए जब निकट आएगा आदमी, दूर रहेगा तो दूर क्या है? छोटा दिखाई देगा, लेकिन निकट जब आएगा तो वो क्या होता है? मोटा होते जाता है। निकट आएगा तो मोटा होते जाता है और मोटा होते जाता है, फोकस दूरी कम होते जाती है। देखिए मान लो यहाँ पर अपन यहाँ पर खड़े हैं और किसी को अपन लोग बुला लिए, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर क्या है? किसी को अपन बुला लिए, तो यहाँ से बुलाएंगे। अब जब वो पास आएगा तो पास आएगा तो क्या हो जाएगा? मोटा दिखाई देगा। पहले दूर में तो इतना छोटा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन पास आया तो मोटा दिखाई दे रहा है और यहाँ की जो फोकस दूरी है वो घट गई, फोकस दूरी क्या हो गई? घट गई। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दीर्घ दूरदृष्टि दोष के लिए क्या है? हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है और दूरदृष्टि दोष को हाइपर हाइपर होने से क्या होता है? आदमी दूर चले जाता है, तो इसलिए हाइपरमेट्रिया दूरदृष्टि दोष में उत्तम होता है। दूर में क्या है? उत्तम नाम का व्यक्ति दूर में खड़ा है, तो उत्तम नाम का व्यक्ति क्या है? दूर में खड़ा है, तो उत्तम नाम का व्यक्ति दूर में खड़ा है, तो दूर में क्या आता है? हाइपरमेट्रिया और हाई हो गया है, ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन में है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। दाढ़ी बनाने, नाक कान आँख की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए, आँख नाक कान की जांच करने के लिए आओ बोलते हैं ना, तो सबकी जांच करने के लिए बुलाते हैं, तो शिविर लगा है समझ जाइए, जहाँ दाढ़ी भी बनाएंगे, आँख नाक कान की जांच भी करेंगे, तो इसलिए आओ बोलते हैं। तो आ से अवतल दर्पण, आ से क्या है? अवतल दर्पण है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। क्या? न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ब्रोमीन है। द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। इस द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा? पारा है, जबकि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र धातु कौन सा है? ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से नापते हैं। तो अदिश राशि का दो ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो भी है, ठीक है, और डीजी का तापमान आय संचल धारा कार्य करके ऐसे मैंने ट्रिक भी बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद सदिश राशि का क्या है? सदिश राशि का त्वरण बल विस्थापन और संवेग। त्वरण बल विस्थापन और संवेग कौन सा है? तो त्वरण बल विस्थापन और संवेग। सदिश राशि में बल है, एक चीज याद रखिएगा, त्वरण बल विस्थापन और संयोग सदिश राशि है। त्वरण बल विस्थापन और संयोग कौन से? सदिश राशि है। शुष्क बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तत्व का सबसे छोटा भाग जो होता है परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? परमाणु होता है। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है, लेकिन रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा यूनिट जो है अणु होता है। परमाणु के तीन क्या बोलते हैं? ई पो न्यू है, प्रो न्यू है, ई प्रो न्यू है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो प्रोटॉन देखो, प्रो यानी गोल्ड होता है, प्रो यानी क्या होता है? गोल्ड होता है। तो इसलिए क्या कहता है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित का होता है, प्रोटॉन धन आवेशित का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण होते हैं। कण जो इसके क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन के कण जो होते हैं धन आवेशित होते हैं। प्रोटॉन के कण धन आवेशित होते हैं।
होता है, जबकि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेश रहित कण है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन त्याग करना व ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ग्रहण करेंगे तो अवकरण करके ग्रहण करेंगे, अवकरण बोल के ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब वो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा अनुपात होता है? तो प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 यानी 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस में होता है? एनोड में। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस में होता है? एनोड में होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है एनोड में होता है। विद्युत अपघटन में नोड पे होता है, इसलिए एनोड पे। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रो न्यू होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रो न्यू होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहला देगी। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या कहलाएगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाएगी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान रहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए द्रव्यमान से पहले में क्या था? द्रव्यमान भिन्न भिन्न था। तो ऐसे द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। लेकिन जैसे ही उल्टा कर देंगे तो अपन द्रव्यमान संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, तो द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होगा तो समभारिक कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा? समभारिक कहलाएगा। तो समभारिक में क्या होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। समस्थानिक का उल्टा समभारिक मान लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रस्तुत किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रस्तुत मेडलिफ ने की थी। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व तथा क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है। तो ऊर्ध्व को वर्ग कहा जाता है यानी ग्रुप, और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को क्या है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है, ऊर्ध्व को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है डोबरेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या, तो वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। नन स्टील बर्तन बने होते तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नन स्टील बर्तन क्या होता है? टेफ्लॉन के बने होते हैं। उसके बाद अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या होती है? गैंग होती है। अवस्था में उपस्थिति क्या होती है? गैंग होती है। अयस्क में अशुद्धि गैर होती है। खनिज और अयस्कों के धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातु कर्म कहते हैं। खनिज तथा अयस्कों के धातु प्राप्त करने की विधि को धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। अब बर्तनों में कलई करने के लिए किसका? अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग वन लाइन साइंस के जीके के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन, ठीक है। तो पहला है मार्च गैस किसे कहा जाता है? तो मार्च गैस किसे कहा जाता है? तो मार्च गैस जो है मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। माँ से मार्च गैस, माँ से मीथेन। नोबल गैस किसे कहा जाता है? तो नोबल गैस में यम है तो इसलिए हीलियम को क्या है? नोबल गैस कहा जाता है। नोबल गैस क्या है? यम है, इसलिए हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो हाई है। सर्वाधिक हल्की गैस होती है इसलिए क्या होती है? हाई करके उड़ जाती है, इसलिए हाइड्रोजन है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाई करके उड़ जाती है, इसलिए हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो धातु को बोलेंगे तो लिथियम है, लिथी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। और उसके बाद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? धातु बोलेंगे तो प्लेटिनम, और पदार्थ बोलेंगे तो हीरा। पदार्थ बोलेंगे तो क्या है? हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील, जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? तो स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। आंसू गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन को आंसू गैस कहा जाता है। क्लोरोएसिटोफिनोन को क्या है? आंसू गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। हंसाने वाली गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए जल की अस्थाई अस्थाई चीज को अपन बाई क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं। तो अस्थाई चीज क्या होता है? बाई जो रहती है घर में जो काम करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। तो बाई क्या रहती है? कुछ दिन तक काम करती है, अस्थायी रूप से काम करती है, उसके बाद चले जाती है। तो इसीलिए क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? अस्थायी कठोरता। तो जल की अस्थायी कठोरता किसे? अस्थायी कौन होता है? बाई होती है। तो बाई से अपने को बाई कार्बोनेट याद हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट को क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो देखो ये सल्फेट जो है ना, सल्फेट क्या होता है? फेट
फैट जो होता है ना इतनी आसानी से नहीं जाता, वो क्या होता है स्थायी रूप से हो जाता है। आदमी में जब फैट बढ़ता है ना तो इतनी आसानी से नहीं, स्थायी रूप से हो जाता है। तो इसलिए सल्फेट, तो ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जल की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना होता है। जल की स्थायी और अस्थायी को कठोरता दूर होती है, तो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। किसमें, तो तो जल की स्थायी को कास, कास बोलेंगे हम। जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कास बोलेंगे। तो कास से क्या हो गया, कास से कास में स से सोडियम हो गया, कास से कार्बोनेट हो गया। तो क्या बोलते हैं, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। या जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये भी बोल सकते हैं हम लोग शोक मनाएंगे। क्या करेंगे, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग शोक मनाएंगे। तो सो से सोडियम हो गया, का से कार्बोनेट हो गया, सो से सोडियम और का से कार्बोनेट होता है। जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O में क्या अणुभार 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरेट तथा वासबन ने की थी। किसने की थी, यूरेट तथा वासबन ने की थी। रासायनिक नाम क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिरोला हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे किस प्रकार के कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो लोहे में किस प्रकार की कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो लोहे में जो है किस प्रकार की कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोह में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। किसमें, पिटवा लोह में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो पालक की पत्ती या हरी सब्जियों में क्या है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पालक की पत्ती या हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। लोहे के जंग से बचाने के लिए क्या चाहिए जाता है, जिंक यानी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या है, जिंक की परत गैल्वेनाइजेशन बनाई जाती है। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो सर्वोत्तम चालक चांदी है। विद्युत तथा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट में 75 ग्राम सोना होता है। कितना, 75। बेवकूफ़ों का सोना क्या आता है, पायराइट को पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। और सबसे पहले लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु का स्टेनलेस स्टील में क्या ऐसा होता है, लोहा निकेल और क्रोमियम होता है। लोहा निकेल और क्रोमियम होता है, क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, लोहा निकल और क्रोमियम होता है। लोहा निकल क्रोमियम होता है, लोहा निकल क्रोमियम। सोल्डर टाका, सोल्डर टाका का मिश्रण होता है, तो टीसी, टीसी करके बताया था। टीन और सीसा का टाका का मिश्रण होता है, टीसी। टीन और सीसा का मिश्रण होता है। क्वार्ट्ज में होते हैं सिलिकॉन और ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। क्वार्ट्ज में क्या होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। क्वार्ट्ज में क्या होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। क्वार्ट्ज में क्या होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। प्राकृतिक रबर, रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला किसना होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कांसा मिश्र धातु है, तो टाटी का। कांसा मिश्र धातु किसका है, टाटी का है, यानी तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु जो है वह तांबा और टीन का है, कांसा मिश्र धातु। कच्चे फल को क्या है, कच्चे फल को प्रकार तीन का है। उसके बाद कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन और एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे में इस्पात बदलने के लिए निकल मिलाया जाता है। देखिए लोहे में इस्पात में बदलेंगे तो नकल करके बदलेंगे, तो इसलिए क्या होगा, निकल मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कैमरा, देखो कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा के लिए क्या है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अपन टिक बना देते हैं। देखो क्या क्या ट्रिक बनाएंगे, तो मरा दूर, दूर मरा, दूर मरा विद्युत चश्मा के लिए, दूर मरा विद्युत चश्मा के लिए क्या है, विद्युत चश्मा के लिए दूर मरा, विद्युत चश्मा के लिए दूर मरा। तो फ्रेंड कांच का क्या है, विद्युत चश्मा के लिए दूर मरा। फ्रेंड कांच का विद्युत चश्मा के लिए दूर मरा। फ्रेंड कांच का क्या है, तो विद्युत चश्मा के लिए दूर मरा। तो विद्युत क्या हो गया, तो विद्युत से विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत चश्मा, चश्मा से धूप का चश्मा हो गया, दूर से क्या बोलते हैं, दूरबीन के लेंस हो गया, और मरा से कैमरा हो गया। यानी फेंट कांच के लिए, धूप चश्मा के लिए दूर मरा, धूप धूप विद्युत के धूप विद्युत दूर मरा, धूप विद्युत क्या है, दूर मरा। पारा है इसके, तो पारा है इसके सीने बार का है इसका। पारा किसका है, इसके सीने बार का है इसका। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का है इसका है। तो कैल्शियम किसका है, डोलोमाइट का है इसका। कैल्शियम डोलोमाइट का है इसका। पोटेशियम नाइटर का है इसका। पोटेशियम नाइटर का है इसका। कैडमियम का है इसका कौन सा है, ग्रीनोकाइट कैडमियम का है इसका। ग्रीनोकाइट क्या है, कैडमियम का इसका है। सबसे पहले देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का क्या है, डोले, डोले है। कैल्शियम की क्या है, डोले है भैया, तो इसलिए डोलोमाइट है। कैल्शियम के क्या है, डोले है, तो डोलोमाइट है। पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम नाइट में पोटेशियम जो नाइट है, पोटेशियम का क्या है, नाइट है, तो इसलिए नाइटर हो गया। और कैडमियम का क्या होता है, गिनता है, तो कैडमियम का क्या होता है, गिनता है, इसलिए ग्रीनोकाइट हो गया। कैडमियम गिनता है इसलिए क्या होगा, ग्रीनोकाइट होता है। बर्फ का द्रव्यमान तथा हिमांक होता है 0 सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रव्यमानक और हिमांक क्या होता है, 0 सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रव्यमानक और हिमांक जो
होता है 0 अंश सेल्सियस होता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एलपीजी की गंधक में मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 1 मोल बराबर 6.023 × 10 यानी 6.023 × 10 6.023 × 10 1 मोल बराबर क्या होता है 6.023 × 10 होता है 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10 होता है। एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर भी क्या होता है, एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर भी होता है 6.023 × 10 होता है। क्या होता है 6.023 × 10 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व अपवर्तनाक हो रहा है तो हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 2.2 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो 2.2 होता है और अपवर्तनाक 2.417 होता है तथा अपवर्तनाक कितना होता है 2.417 होता है। यानी अपेक्षित घनत्व 2.2 और अपवर्तनाक 2.417 होता है। क्या होता है 2.417 होता है। रिएक्टर नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग है, कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में क्या है, कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का प्रधान है तो अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक है। क्या है, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम तो अर्धचालक होता है जबकि कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों क्या अर्धचालक है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक में जब ताप बढ़ेगी ना तो चालकता भी बढ़ेगी और ताप घटने पर चालकता भी घटेगी। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घटती है। अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है शून्य होती है। अति चालकता की प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य होती है। अति चालकता की प्रतिरोधकता शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है तो सोडा वाटर विलयन किसका है, तो गैस द्रव का सोडा वाटर विलयन है। किसका है, तो सोडा वाटर विलयन है, गैस द्रव का जो है सोडा वाटर विलयन है। किसका, गैस द्रव का सोडा वाटर विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 का अम्लों का राजा कहा जाता है। किसे, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचलन होता है चालन विधि के द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचलन किस विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1.10 सेकंड तक है। कितना, 1.10 सेकंड तक के कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक की सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के न्यूनतम दूरी कितनी होता है, 17 मीटर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होते हैं। देखिए प्रकाश से सब त्रस्त हो गए इसलिए अनुप्रस्थ है, प्रकाश से सब त्रस्त हो गए इसलिए अनुप्रस्थ है। और ध्वनि में क्या होता है, दैर्य होता है इसलिए अनुदैर्य। ध्वनि में क्या होता है, दैर्य इसलिए अनुदैर्य होता है। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। ध्वनि तरंगे क्या गमन करती है, लंबवत दमन करती है। ध्वनि जो है लंबवत दमन करता है। ध्वनि क्या करता है, मनुष्य नहीं सुन सकते। पराश्रय तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकते, पराश्रय तरंगे को नहीं सुन सकते। ये देखो इसमें लिखा है परा, परा यानी समझ जाइए नहीं, पराया इसलिए नहीं सुन सकते यहाँ पर। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड का होता है। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। चलिए, समाना के लिए दूरबीन दूरबिंदु होता तो समाना के लिए दूरबिंदु अनंत है। समाना के लिए दूरबिंदु कितना है, अनंत है। समाना के लिए दूरबिंदु अनंत है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण क्या होता है, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण कैसे बना होता है, तो अंडे का आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, संबंधित शाखा है मानव अध्ययन तथा सिर के अध्ययन को फ्रोनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी यानी मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या है, फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। डिहाइड्रेशन में क्या है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, जो है वस्तु का भार अधिकतम होता है। निर्वात में क्या होता है, वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क है रियान। रियान क्या है, कृत्रिम सिल्क है। रियान नाम कृत्रिम सिल्क क्या है, रियान है जो कृत्रिम सिल्क है। रियान जो है कृत्रिम सिल्क है। आम का मेगिफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मेगिफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने किया था। हरी ने किया था। किसने किया था, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हरी ने किया था इसलिए जेम्स हैरिसन। हरी यानी जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, हरी यानी जेम्स हैरिसन ने किया था। कमरे में रखे
रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाएगा तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पिप्टिन प्रोटीन को बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार कौन, तो CB देसाई थे। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार कौन थे, CB देसाई जी थे। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार थे CB देसाई जी थे। कौन थे, देसाई जी थे, जो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार थे। गोबर गैस प्राप्त होने की वाली गैस कौन सी, मीथेन है। बायोगैस मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन आयतन घेरती है, माइनस सभी गैस जो शून्य आयतन घेरेगी तो -273 अंश सेल्सियस पर क्या होते हैं, सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। कितने, -273 अंश सेल्सियस पर सभी गैसें क्या है, शून्य आयतन घेरेगी। -273 अंश सेल्सियस पर सभी गैसें क्या है, शून्य आयतन घेरेगी। परम तापमान का मान होता है -273 अंश 15 अंश सेल्सियस होता है। -273 -15 अंश सेल्सियस होता है। परम शून्य तापमान क्या कहता होता है, -273 और 15 अंश सेल्सियस होता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। द्रवित पेट्रोलियम LPG में मुख्य संगठन कौन सा है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। बायल का नियम में नियत तापमान पर लागू होता है। बायल का नियम लागू होता है किसमें, नियत तापमान पर। बायल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर, क्या है, बायल का नियम लागू होता है। NTP सामान्य ताप एवं दाब किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। यानी NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 मीटर होता है। कितना, 22.4 लीटर होता है। कितना, 22.4 मीटर होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर में क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर में क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 NO2 के कारण। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, SO2 NO2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो CaOCl2 होता है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहता है। यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को क्या, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। मानव नेत्र द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है, मानव नेत्र द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। कौन सा है, नायलॉन है। सेलुलोज बने कृत्रिम बनाकर तो रियान होता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रियान जो है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है। रियान क्या है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है। जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म के उम्र निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानों का आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टाने में यूरेनियम डेटिंग विधि और जीवाश्म में रेडियो। देखो जीव लोग क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, जीव लोग क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, इसलिए उसके जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि पुराने चट्टाने में क्या होते हैं, पुराने चट्टानों में यूरो रखते हैं। पुराने चट्टानों में क्या होता है, इसलिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशील गैस कौन सी, क्लोरीन है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशील गैस क्लोरीन है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशील गैस कौन सी है, क्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक कौन सा है, फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक कौन सा है, फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक है। शर्करा को यकृत बदल देते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन के रूप में। शर्करा को यकृत बदल देता है। शर्करा को यकृत बदल देता है किसको, ग्लाइकोजन के रूप में। रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। किसका, कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने के बचाने के लिए किसका, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सत्य फल उत्पन्न होते हैं केवल अंडाशय से। सत्य फल किससे उत्पन्न होते हैं, तो केवल अंडाशय से जो है सत्य फल उत्पन्न होते हैं। सत्य फल किससे उत्पन्न होते हैं, तो केवल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। असत्य फल उत्पन्न होते हैं तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भागों से। असत्य फल उत्पन्न होते तो अंडाशय एवं पुष्पों के अन्य भागों से असत्य फल उत्पन्न होते। तो असत्य फल किससे उत्पन्न होते हैं, अंडाशय तथा पुष्पों के अन्य भागों से असत्य फल उत्पन्न होते हैं। अंडाशय और पुष्पों के अन्य भाग से क्या है, असत्य फल उत्पन्न हो। यानी पुष्पाशय बाह्य दल भी कहा जाता है। पुष्पाशय बाह्य दल भी कहा जाता है। यानी असत्य फल उत्पन्न होते हैं तो किससे होते हैं, अंडाशय तथा पुष्प के अन्य भागों से, या पुष्पाशय बाह्य दल से। किससे, असत्य फल भी उत्पन्न होते हैं पुष्पाशय बाह्य दल से। अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भागों से और पुष्पाशय बाह्य दल से। पुष्पाशय बाह्य दल से। उसके बाद आते हैं पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधों का प्रजनन अंग फूल है। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधों का प्रजनन अंग क्या है, फूल है। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है, तो पौधों का प्रजनन अंग फूल है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को एंथोनोलॉजी कहा जाता है। एंथोनोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी। एंथोनोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। बी से जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी से जल में घुलनशील होता है। और ADE के जो वसा में घुलनशील होता है। ADE के क्या है, वसा में घुलनशील होता है। ADE के क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है।
तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क से प्रभावित होता है। अल्जाइमर में मस्तिष्क से प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध तथा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के विभाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। इत्र की तीखी तथा गंध, जितने भी गंध उन की सुगंध की पहचान किसे होता है? सेरिब्रम द्वारा होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सूत्रकोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए क्या है? खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल और सोरा का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। गन पाउडर जो है सल्फर चारकोल और सीरा का मिश्रण होता है। किसका? सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। असिद्धियों से द्रव का कथनांक क्या होता है? असिद्धियों से द्रव का कथनांक बढ़ जाता है। असिद्धियों से द्रव का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। असिद्धियों से द्रव का कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कुपोषण में होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण किस लिए होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोकर मरासमय बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोकर और मरासमय बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों में मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्या होता है? बच्चों में मानसिक तथा शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास किस लिए अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस। थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण क्या आता है? मनुष्य में बुढ़ापा आता है। थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने के कारण क्या होता है? मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। आरएनए मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण का। आरएनए का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। आरएनए का प्रमुख काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। किससे? अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला पदार्थ यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण वोलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किसमें? एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 है। ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में क्या है? यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया अंग किससे बनता है? तो यकृत से बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? तो यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत से बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया कारण मूत्र दुर्गंध देता है। तो यूरिया कारण दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 अंश सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध को पाश्चुरित किया जाता है तो 62 अंश सेल्सियस पर क्या है? दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। कितने? 62 अंश सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है। दूध को प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को रेनिन कहा जाता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को रेनिन कहा जाता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को रेनिन कहा जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHP 10% का रासायनिक नाम ग्लेमेक्सिन है। BHC 10% का रासायनिक नाम क्या है? ग्लेमेक्सिन है। BHC 10% का रासायनिक नाम जो है ग्लेमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु कारण दूध खट्टा हो जाता है। जीवाणु कारण क्या है? दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है वह सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोसिली। वाटर ग्लास क्या है? सोसिली। तो सोसिली यानी सोडियम सिलिकेट। वाटर ग्लास क्या है? सोसिली। तो सोसिली यानी सोडियम सिलिकेट। दर्द दर्द निवारक दवा क्या है? तो एनाल्जेजिक। जो एनाल्जेजिक्स है, एनाल्जेजिक्स है दर्द निवारक दवाइयाँ। एनाल्जेजिक्स क्या है? दर्द निवारक दवाई है। तो दर्द निवारक दवाइयाँ कौन सा? एनाल्जेजिक्स है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। सबसे पहले दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो है लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है फैलिपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? फैलिपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन जो है फैलिपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो फैलिपियन ट्यूब में होता है। द्रव्य का ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है? तो द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक जो पारा है। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है? पारा है। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा है। एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होते हैं बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एपिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एपिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन
ये सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज के पुरानी उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जाता था सिल्वर नाइट्रेट के घोल द्वारा। जो है कागज के पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल द्वारा। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के पुराने उंगलियों के घोल के द्वारा कार्बन के सिल्वर नाइट्रेट के घोल द्वारा क्या है कि पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जाता है। पुराने तैलचित्र को रंग को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पर का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन में प्राय किस प्रकार की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड के पैक करने के लिए प्रयुक्त तो ग्लूकोज एसीटेट सेलिफेन किससे बना होता है? तो पैक करने में जो प्रयुक्त होने वाला सेलिफेन है, पैक करने में प्रयुक्त होना सेलिफेन है, वो बना होता है ग्लूकोज एसीटेट का। किसका? ग्लूकोज एसीटेट का। यानी पैक करने में पैक करने में बना सेलोफेन है जो बना होता है ग्लूकोज एसीटेट का। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? बोन बैरो। चीनी शोधक के लिए बोन ब्लैक है। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजन कौन सा है? बोन ब्लैक है। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजन ब्लोगोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त व्यंजन कौन सा है? ब्रोन ब्लैक है। व्यक्ति का आभार लिफ्ट में अधिक होता है। ऊपर की ओर गति करने पर उसका भार बढ़ जाता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक क्या होता है? जो ऊपर की ओर गति करता है उसमें बढ़ जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर यानी फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। सनायता का ऐसा ही इकाई है। सनायता की ऐसा इकाई प्लाइज है। सनायता की ऐसा इकाई क्या है? प्लाइज है। सनायता की ऐसा इकाई प्लाइज है। सनायता की ऐसा इकाई क्या है? प्लाइज है। जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व है कार्बन है। जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा? कार्बन है। जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तरह तापमापी में किया जाता है? तो -40 अंश सेल्सियस के नीचे ताप मापने के लिए अल्कोहल का तापमापी का प्रयोग अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया? -40 अंश सेल्सियस के तापमापी के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है परंतु द्रव्यमान नियंत्रित रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियंत्रित रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियंत्रित रहता है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है परंतु द्रव्यमान क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? तो CO2 गैस की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होता है? CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। उसके बाद दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में किसका? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इनकी प्रक्रिया का आता है तो सेपिनिफिकेशन है। सेपोनिफिकेशन जो है साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए है? सेपोनिफिकेशन जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है। साबुन बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? सेपोनिफिकेशन जो साबुन बनाने की प्रक्रिया स से साबुन बनाने की प्रक्रिया, स से सेपोनिफिकेशन, स से साबुन बनाने की प्रक्रिया, स से सेपोनिफिकेशन। उसके बाद श्वसन क्रिया का निर्माण होता है तो ऊर्जा ऊर्जा होता है। श्वसन क्रिया के निर्माण में क्या होता है? ऊर्जा होता है। श्वसन क्रिया के निर्माण में ऊर्जा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। किसमें? अम्लीय माध्यम में होता है। हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन्स का काम क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन्स करता है। हार्मोन्स से जो है सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र है मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र क्या है? मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन तंत्र कौन सा है? मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन प्रतिवर्ती क्रिया का संचयन केंद्र कौन सा है? मेरुदंड है। मेरुदंड ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक का कार्य करता है तो पास्कल का नियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक बेल का कार्य करता है। पास्कल का नियम जो है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक बेल का काम करता है। पास्कल का नियम है। कौन सा? पास्कल का नियम है। सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को किस में घोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। किसमें सोने को घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। कार्क प्राप्त होता है तो क्वैक्सक्स ओक के पेड़ों से। कार्क प्राप्त होता है तो क्वैक्सक्स
कोएक्सस ओक के पेड़ों से प्राप्त होता है। कारक प्राप्त होता है कोएक्सस ओक के पेड़ों से कारक प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोया की छाल से। कुनैन क्या प्राप्त होता है, तो कुनैन जो होता है प्राप्त होता है सिनकोया की छाल से, जो है कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोया की छाल से क्या है, कुनैन प्राप्त होता है। किससे, सिनकोया की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। मार्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। मार्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम है। मार्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम है। मार्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। उसके बाद चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है, तो थीन है। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा है, तो थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ है। क्या है, थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ है। कौन सा है, थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ है। थीन कौन सा है, थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन है। कॉफी में कैफीन है, जबकि चाय में थीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा है, निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा, निकोटीन होता है। चांदी की चमक करने वाला चांदी की चमक को काला करता है, तो चांदी की चमक को ओजोन गैस जो है काला करता है। चांदी की चमक को कौन काला करता है, ओजोन गैस काला कर देता है। चांदी की चमक को ओजोन गैस काला कर देता है। टंगस्टन तथा हीरे का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक 3000 अंश सेल्सियस होता है, जबकि हीरे का गलनांक जो होता है 3500 अंश सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक 3000 अंश सेल्सियस, जबकि हीरे का गलनांक 35 अंश सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक 3000 सेल्सियस और हीरे का गलनांक 35 अंश सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता किस लिए उसमें उपस्थित करती है, कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। उसके बाद देते हैं 1 ग्राम वसा उत्पन्न होता है, तो कैलोरी से 1 ग्राम वसा किससे उत्पन्न होता है, तो कैलोरी से होता है। 1 ग्राम वसा जो उत्पन्न 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कौन सी है, कैलोरी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कौन सी है, कैलोरी है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमि में पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, तो बायोफाइट्स है। भूमि में पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, बायोफाइट्स है। भूमि में पाया जाने वाला प्रथम पौधा बायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। देखो मरुस्थल में क्या होता है, वैसे भी तो कुछ नहीं रहता है, जीरो रहता है, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जीरो मिलता है, इसलिए क्या हो गया, जीरोफाइट्स होता है। चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों में लिथोफाइट्स है। चट्टानों में क्या करेंगे, चट्टानों में फाइट करेंगे। फाइट करेंगे कैसे, फाइट करेंगे, लीथ से फाइट करेंगे। चट्टानों में लीख के फाइट करेंगे। चट्टान में क्या करेंगे, लीथ लीथ के फाइट करेंगे। तो लीथ से क्या हो गया, लिथोफाइट्स हो गया। चट्टानों में लीथ के फाइट करेंगे, तो चट्टानों में उगने वाला पौधा कौन सा है, लिथोफाइट्स है। गोबर में उगने वाला कवक कौन सा है, तो क्रोपोफिल है। गोबर में उगने वाला पौधा जो क्रोप्रोफिल है। गोबर में उगने वाला पौधा कौन सा, क्रोप्रोफिल है। वृक्षों की छालों बार्क पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है, तो कार्टिकोल्स कहलाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है, तो कार्टिकोल्स कहलाता है। वृक्षों की छालों बार्क पर उगने वाला कवक कौन सा है, लाइकेन कार्टिकोल्स कहलाता है। वृक्षों की छालों बार्क पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है, कार्टिकोल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टिकोल्स कहता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस होता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है, साइकस होता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है, सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस होता है। संसार में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। संसार में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म जो है संसार का सबसे लंबा पौधा होता है। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म संसार का सबसे लंबा पौधा होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल किस लिए होता है, तो संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल होता है। किसके द्वारा, संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल होता है। किसके द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है, तो वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो डॉन होता है। डॉन है, इसलिए क्या बोलता है, वो नीचे रहूंगा, वायुमंडल में नहीं बोलूंगा, तो नहीं जाऊंगा बोलता है। तो रेडॉन क्या है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता, जबकि बाकी सभी अक्रिय गैस पाई जाती है, लेकिन रेडॉन डॉन है इसलिए नहीं पाया जाता। सब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी, रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल दाब का मापक कौन सा है, बैरोमीटर है। वायुमंडल दाब का मापक कौन क्या है, तो बैरोमीटर है। वायुमंडल दाब का मापक जो बैरोमीटर है, क्या है, वायुमंडल दाब का मापक जो है बैरोमीटर है। वायुमंडल दाब बराबर होता है। वायुमंडल दाब के किसके बराबर होता है, तो 10⁵ एन प्रति मीटर के वर्ग के बराबर होता है। वायुमंडल दाब बराबर होता है 10⁵ एन प्रति मीटर के बराबर होता है। वायुमंडल मापने के लिए पारे के स्तंभ के धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, वर्षा की संभावना होती है। वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ के धीरे धीरे नीचे गिरना क्या होता है, वर्षा की संभावना होती है। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ अचानक गिरना क्या होता है, आंधी तूफान का वो होता है। बैरोमीटर पारे के स्तंभ में धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ और साफ मौसम का। क्या होता है, धीरे धीरे चढ़ना
स्वच्छ साफ मौसम का होता है। स्वच्छ एवं साफ मौसम का दाब घटाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ के टुकड़े को तैरता रहता है। टुकड़ा पूरा तरह पिघल जाने पर तल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, तल अपरिवर्तित रहेगा। जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि पानी का खतरनाक बढ़ जाता है। किसलिए, पानी का खतरनाक बढ़ जाता है इसलिए। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ पानी से भरे बर्तन में डूबो गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीक होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी से भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो घड़ी से भरी हुई चाबी में स्थित ऊर्जा संचित होती है। किसमें, स्थित ऊर्जा संचित होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, का मान जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के 1.6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। कितना, 1/6 भाग होता है। जी यानी जी का मान कम होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, तथा जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर। जी का मान जो होता है कम होता है वो किसमें, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, जबकि ध्रुवों पर जी का मान कम अधिक होता है, या जी का मान अधिक होता है। तो देखिए इसमें अपन एक चीज़ बता देते हैं कि विष होने से क्या हो जाता है, मान, इंसान का मान कम हो जाएगा। अगर वो विष खा देगा ना तो उसका इंसान का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है। लेकिन जब ध्रुव पे जाएगा ना तो ध्रुव नाम के व्यक्ति का मान बहुत अधिक होता है। ध्रुव नाम के व्यक्ति का नाम क्या होता है, बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। गड्ढों में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गड्ढे मर मर जाते हैं। किस लिए, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः डूबी या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीक होता है उत्प्लावन बल के कारण। किस लिए, यदि कोई वस्तु में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है, यदि कोई वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीक होता है। किस लिए कमी प्रतीक होता है, उत्प्लावन बल के कारण। किस लिए, उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सौरमंडल के बारे में देखते हैं। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। किसने, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी, 8 है। ग्रहों की नीति का केपलर ने किया था। ग्रहों की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने किया था। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध या मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध या मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध या मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह भी बुध मरकरी है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र है कि पृथ्वी सबसे निकट है। शुक्र है कि पृथ्वी सबसे निकट है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमस सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमस सेंचुरी है। और सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित है तो वरुण। तो वरुण क्या बोलता है, भैया हम लोग सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर में रहेंगे। वरुण बोलता है पृथ्वी और सूर्य में दूर में रहेंगे। पृथ्वी का पड़ोसी कौन सा ग्रह कौन सा, शुक्र मंगल पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। शुक्र है, मंगल है। शुक्र मंगल है कि पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह। पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह है शुक्र मंगल, पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। वरुण क्या है, सर्वाधिक ठंडा है भैया। वरुण क्या है, वरुण को बहुत ठंडी लगती है इसलिए नेपच्यून या वरुण यहाँ सर्वाधिक ठंडा कौन सा है, वरुण या नेपच्यून है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला है। तो शनि क्या बोलता है, मेरे पास सर्वाधिक उपग्रह है। शनि नाम का व्यक्ति बोलता है सर्वाधिक उपग्रह है, 82 उपग्रह है मेरे पास शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बूसु। तो बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। बूसु क्या है, बिना उपग्रह वाले ग्रह है। कौन सा बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा है, ब से बिना उपग्रह, ब से बूसु। तो बूसु बुध और शुक्र है। लाल व हरा उपग्रह का तो लाल मंगल है और हरा वरुण है। लाल मंगल है और हरा वरुण है। समझे। पीला कौन सा है, तो पीला प से पीला, प से पति, प से पीला और प से पति तो बृहस्पति। तो प से पीला और प से पति बृहस्पति हो गया। पृथ्वी का नीला आप जानते ही हो। लेटा ग्रह और ग्रह कौन सा है, अरुण या यूरेनस। अरुण या यूरेनस को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण नाम का व्यक्ति लेट गया। क्या लेट गया, क्योंकि उसके नस में प्रॉब्लम था इसलिए लेट गया। तो अरुण और यूरेनस क्या है, लेटा हुआ ग्रह है। सर्वाधिक गैसों से घिरा कौन सा है, तो अरुण जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण। अरुण क्या है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। गैसों से कौन है, अरुण सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि जो है
है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। पृथ्वी की गणित सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र या वीनस है। शुक्र को वीनस भी कहा जाता है, शुक्र या वीनस है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, बृहस्पति का उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमीड है, बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। फेबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। फेबोस और डिमोस क्या है? मंगल का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। स्पष्ट वलय या रिंग से युक्त ग्रह कौन सा? शनि है, 9 है। स्पष्ट वलय या रिंग से युक्त वर्णी कौन सा है? तो शनि है, 9 है। उसके बाद शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? तो गली गली शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? गली गली में शनि के रिंग्स की खोज की गई थी। किसमें? गली गली में शनि के रिंग्स की खोज की गई थी। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संगठन है हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 अंश सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहत्तम भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य का बाहत्तम भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा? प्रकाश मंडल है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। देखिए डॉग स्टार जो क्या है, बहुत चमकता है। तो साइरस या डॉग स्टार क्या है? सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पृथ्वी का विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, अरुण है। शुक्र और अरुण क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन लगाता है? शुक्र, अरुण है। शुक्र अरुण है कि शुक्र अरुण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। शुक्र अरुण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी में सबसे निकट तारा का प्रकाश वर्ष होता है तो कितना होता है? पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। 4.2 वर्ष लगेगा। 4.2 वर्ष लगेगा। सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी पर प्रकाश आने में, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 सेकंड लगता है, यानी 8.3 मिनट लगता है, यानी 500 सेकंड। 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड लगता है। और चंद्रमा के आने के लिए 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा के आने के लिए 1.3 सेकंड लगता है। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल के पति के बीच में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह आ गया। मंगल के पति के बीच में कौन आ गया? मंगल के पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आ गया। कौन आया? क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह में रस था, इसलिए क्या बोलते हैं? सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह में रस है, इसलिए क्या है? सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह में रस है, इसलिए सीरस है। खोज पियाजी ने की थी। खोज किसने की थी? पियाजी ने की थी। पियाजी ने किसकी खोज की थी? सीरस की खोज पियाजी ने की थी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पेरिस है, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा लगता है। कितना दिन लगता है? 27 दिन 8 घंटा लगता है। 27 दिन 8 घंटा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा है। कितना? 365 दिन 6 घंटा है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। किसमें? चंद्रमा पर। बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यम, सेरस और एरीस। प्लूटो, यम, सेरस या एरीस। बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो, यम, सेरस और एरीस। प्लूटो, यम, सेरस और एरीस जो है बौना ग्रह है। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया तो 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। कब? 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। ब्रह्मांड के संपूर्ण परिचय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। यानी ब्रह्मांड का जो अध्ययन करता है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, और दूसरा फिर हीलियम है। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, और दूसरा तत्व हीलियम है। पहला हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? हिंग बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? हिंग बोसान है। और गाढ़ पार्टिकल कहलाता है तो हिग्स बोसान ही गाढ़ पार्टिकल कहलाता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है और गाढ़ पार्टिकल भी कहलाता है तो हिग्स बोसान ही गाढ़ पार्टिकल कहता है। हब्बल का नियम संबंधित है तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना होती है तो बिग बैंग से हो रही है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना किससे हो रही है? तो बिग बैंग से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना हो रही है किससे? बिग बैंग से। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 ईस्वी में किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन
लेमिस्टियर ने 1966 इसमें किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपर तारा। अभिनव तारा या सुपर तारा क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा या सुपर तारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड की आयु कितने है? तो 13.7 बिलियन वर्ष है। 13.7 बिलियन वर्ष है। 13.7 है तो ब्रह्मांड की आयु में क्या है? 13.7 बिलियन वर्ष है। बिलियन है तो 13.7 बिलियन वर्ष है, तो 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है फ्रेंड्स। तो एक पारसेक बराबर कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक वर्ष प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। यही होता है। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर होता है, और इसको मीटर में 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। तो ये 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर होगा, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होगा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस पोलैंड के हैं वैज्ञानिक है, और इसने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, तो ये इसमें याद रखिएगा, कॉपर ने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। कॉपर ने क्या कहा था? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है कहा था, इसलिए कॉपरनिकस ने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। उसके बाद पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था, तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है बोल के टाल दिए। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है बोल के टाल दिए। अमेरिका वाले क्या बोले? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है बोल के टाल दिए थे। तो अमेरिका वाले क्या बोले थे? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो टालमी टालमी क्या है? अमेरिका में। क्या है? टालमी अमेरिका में। टालमी अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने क्या किया था? चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो एस चंद्रशेखर समझ जाइए कि ब्लैक थे, इसलिए उसने क्या किया था? ब्लैक होल सिद्धांत का दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था, इसलिए ब्लैक थे। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर आकाश दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तारे सूचक है, उसके ताप का सूचक है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या है? तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसे इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। तारे के ध्रुव तारा किसको इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को ध्रुव तारा इंगित करता है। किसे? ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारे की सुंदरता पैटर्न कहलाती है तारामंडल कहलाती है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या कितनी? 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रास है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटा है। समझिए, सेंटा सबसे बड़ा है, इसलिए सेंट्रास से सेंटा सबसे बड़ा है सेंटा है, तो सेंट्रास है, जिसमें 94 तारे हैं। जिसमें क्या है? 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रा है, जिसमें 94 तारे हैं। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रा है, जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे। सबसे छोटा तारामंडल क्या है? हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। कितना है? सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। तारे के बड़े बड़े गुच्छे का समूह कहलाता है, तो गैलेक्सी कहलाता है। तारे के सबसे बड़े बड़े गुच्छे का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास 10⁵5 प्रकाश वर्ष होता है। तो गैलेक्सी का व्यास कितना होता है? 10⁵5 प्रकाश वर्ष होता है। तो गैलेक्सी का व्यास क्या होता है? 10⁵5 प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति कौन सी? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति क्या है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा को देखा की खोज किसने की थी? तो आकाशगंगा की खोज गली गली ने की थी। आकाशगंगा की खोज इन गलियों में ही हुई थी, इसलिए आकाशगंगा की खोज किसने? गैलीलियो ने की थी। आकाशगंगा की खोज गली में हुई थी, इसलिए आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने की थी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कि एंड्रोमेडा कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा कहते हैं। यानी आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी? देवयानी या एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा है। एक खगोलीय एकक है। तो एक खगोलीय एकक क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? यानी खगोलीय एकक जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और तथा सूर्य सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दूध मेखला। पृथ्वी और सौरमंडल किस में है? तो पृथ्वी की सैर करने आकाशगंगा में स्थित है, तो किसमें? दूध मेखला है। पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है वह स्थित है कहाँ? दूध मेखला में स्थित है। दूध मेखला क्या है? मंदाकिनी। दूध मेखला क्या है? मिल्की वे जो है एक मंदाकिनी
मंदाकिनी है। मिल्की वे क्या है, दूध मेखला यानी दूध मिल्की वे एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह, मंदाकिनी क्या है, अरबों तारों का समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। ड्वार्फ मंदाकिनी क्या है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं तो पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। देखिए पल्सर क्या होता है, पल्सर बाइक सोच लिए वो तेजी से जाता है, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को ही क्या कहा जाता है, पल्सर कहा जाता है। धूल गैसों को के बादल को नेबुला निहारिका कहा जाता है। धूल गैसों के बादल को नेबुला या निहारिका कहा जाता है। धूल गैसों के बादल को क्या कहा जाता है, नेबुला या निहारिका कहा जाता है। धूल गैसों के बादल को नेबुला या निहारिका कहा जाता है। उसके बाद 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली धूमकेतु है। 76 वर्षों पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है, हेली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है। अंतिम वर्ष 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगला धूमकेतु 1962 ईस्वी में 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। तो 1986 ईस्वी में पुराना दिखाई दिया था, अभी 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। किसमें, 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वी की परिचय के बारे में देखेंगे, यानी पृथ्वी से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का विषुवत व्यास क्या है, तो 12,756 है। पृथ्वी का विषुवत व्यास जो 12,756 है, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 है। यानी पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 है। और विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, तो 42 है। इन दोनों को घटाएंगे यानी 12,756 और 12,714, तो 42 आएगा। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, त से त्रिज्या और त से होता है 6378। त से त्रिज्या और त से 6378। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, 63 और 6378 होता है। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5,972 गुणित 10 का घात 24 ग्राम है। 5,972 गुणित 10 का घात 24 ग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 5,972 गुणित 10 का घात 24 ग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5,972 गुणित 24 ग्राम है। उसके बाद सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी थी, तो इरोटोस्थनीज ने नापी थी। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या नापने के लिए क्या है, स्थनीज, इस स्थाई था, स्थल था। तो पृथ्वी की त्रिज्या नापेंगे तो त्रिज्या कैसे नापेंगे दोस्तों, स्थल से नापेंगे। तो त्रिज्या कैसे नापेंगे, स्थल से। तो क्या कह दे, यहाँ पर स्थल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर स्थ और यहाँ पर स्थल को त्रिज्या नापते हैं, तो स्थल से क्या हो गया, स्थनीज हो गया, इरेठे स्थनीज हो गया, इरेठे स्थनीज हो गया। ठीक है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का त्रिघात। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का त्रिघात है। पृथ्वी गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष घूमता है तो घूर्णन और परिभ्रमण कहते हैं, उसे घूर्णन और परिभ्रमण कहते हैं, समझे। दिन रात किसके कारण होता है, देखिए पृथ्वी जो घूमती है ना उसी कारण दिन रात होता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात। दिन रात किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण और दिन रात होता है। अभी देखना क्या बोलते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है तो हम लोग को परिक्रमण करते रहते, परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन किस लिए का, परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन होता है, परिक्रमण करने के कारण। पृथ्वी अपने एक चक्कर कितना लगाती है, तो 23 घंटा 56 मिनट में लगाती है। 23 घंटा 56 मिनट में लगाती है। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी है 23.5 अंश। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस में झुकी है, 23.5 अंश झुकी है। अब भूपटपटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है 46.80 है, उसका सिलिकॉन है 80 ये लोग कैसे करके मैंने इसका ट्रिक बनाया था, तो सिलिकॉन 27.72 है और एल्यूमिनियम 8.13 है, 8.13 है। पृथ्वी गोल है, कहा था पाइथागोरस ने कहा था। देखो यहाँ पर गोरस और यहाँ पर गोल, तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पृथ्वी गोल है, ग से गोरस और ग से गोल, तो पृथ्वी गोल है, गोरस ने कहा था। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल है, तो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल कौन सा है, मैग्मा। तो मैग्मा क्या है, माँ क्या है, अपने बच्चे को नीचे गिरने नहीं देती, इसलिए पृथ्वी के नीचे क्या क्या है, तो नीचे कौन है, द्रवीभूत सेल मैग्मा। माँ से कभी भी याद रखना, नीचे, तो नीचे गिरने नहीं देगी, इसलिए नीचे द्रवीभूत सेल कौन सा है, मैग्मा है, मैग्मा है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितने, हाँ अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई में, तो अधिकतम दूरी लाई बोलते हैं, अधिकतम दूरी लाई तो जुलाई, अधिकतम दूरी लाई तो 4 ठो लाई, अधिकतम दूरी के लिए 4 लाई, तो 4 जुलाई हो गया, जिसे अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर, और अपसौर ऊपर होगा तभी तो अधिकतम होगा, इसलिए अपसौर कहते हैं, 4 लाई। ठीक है। अब उसके बाद न्यूनतम दूरी में क्या है, न्यूनतम दूरी में 3 जन न्यूनतम दूरी देखने गए, पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी देखने क्या गए, 3 जन गए, इसलिए अपसार हो गया, इस अपसार हो गया। ठीक है, 3 जनवरी अपसार हो गया। अपसार और उपसार को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, एपेसाइड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपेसाइड रेखा कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। कितना होता है, 1/81 होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है तो सियाल सीमा और क्रोड यानी नीफे, सियाल सीमा
करोड़ यानी नीफे से बनी है, सियाल सीमा करोड़ यानी नीफे से बनी है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सा है, तो सबसे भीतरी परत कौन सा है, तो करोड़ नीफे है। देखिए भीतर परत जो रहता है ना वो क्रूड और निफे का बना होता है। क्रूड बना होता है लोहा और निकेल का। क्रोध में क्या है, लन है। क्रोध में क्या है, लन है। क्रोड क्या है, लन है। तो लन नहीं यानी क्या होता है, लोहा और निकेल। क्रोड क्या है, लोहा और निकेल का बना होता है। क्रोड क्या है, लोहा निकेल का बना होता है। यहाँ पर सियाल, तो इसमें ही देखा द सी ए सियाल क्या किया, स से सियाल, स से सी ए किया। स से सियाल क्या किया, सी ए किया, तो सी से क्या होता है सिलिकॉन और ए से एल्यूमिना। स से सिलिकॉन और ए से एल्यूमिना। उसके बाद सीमा, तो सीमा क्या बोलते हैं, सीमा यहाँ स्पष्ट सीमा ही का फुल फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा। सीमा का सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है, ज्वालामुखी है। उसके बाद पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या है, लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। बाह्य परत का ऊपरी भाग कहता है एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहता है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर कहते हैं और बाह्य परत के ऊपरी भाग को क्या है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी पर लंबा दिन होता है 21 जून के होता है। पृथ्वी पर लंबा दिन क्या होता है, 21 जून के होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध में। यानी पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो इसको अपन देख लिए उत्तरी गोलार्ध का याद कर लेते हैं अपन। 21 जून के क्या होता है, योग दिवस होता है। तो योग करके इंसान का दिन लंबा हो जाता है, इसलिए पृथ्वी का दिन लंबा उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के। 22 दिसंबर के पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के और 21 जून में दक्षिणी गोलार्ध के। यानी इसको याद कर लीजिए और जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो पृथ्वी पर दिन रात 21 मार्च तथा 23 सितंबर के पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। दिन रात बराबर कौन सा होगा, ई मासी। मासी क्या होगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के। तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। मासी क्या होती है, बराबर होते हैं। मासी दिन रात बराबर होते हैं। तो माँ से मार्च हो गया और सी से सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर आपको याद रहेगा। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाते हैं ना। देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, तो अब ये पता चल गया। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है तो 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना, 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा या यूरेनियम काल निर्धारण विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अब अस्वक्षांश होता है 30 अंश से 35 अंश उत्तरीय तथा दक्षिणी अक्षांश है। अस्वक्षांश कितना है, 30 अंश तथा 35 अंश उत्तरीय और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच की रुखी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।